अब हम कुछ और बेसिक बातों के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों जो मैटर के स्टेट हैं उनकी क्या अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। ओके बेटा, पहले क्वेश्चन आता है, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, मैग्नेटिज्म, क्या ये मैटर हैं? नहीं बेटा, इन सब चीज़ों को मैटर नहीं मानते, यानी दीज आर नॉट मैटर, क्योंकि इनका कोई मास नहीं होता, और इनमें जब मास नहीं होता, भार नहीं होता, तो ये स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। तो मैटर की बेसिक कंडीशन क्या थी? जिसमें मास हो, और मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी का वैल्यू से मिलके वेट बना देता है, राइट। तो जिसमें मास हो और जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर सके उसे हम मैटर कहते हैं। ये प्रॉपर्टी इनमें नहीं होती। एक बेटा एनसीईआरटी के अंदर कुछ कैलकुलेशन दी है, उन कैलकुलेशन को मैं समझाता हूँ। जो एसआई यूनिट होती है, अब एसआई यूनिट क्या होती है तो आगे देखेंगे। तो मास का जो यूनिट होता है एसआई यूनिट, वो होता है किलोग्राम, ठीक है। और जो वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है बेटा, वो होती है मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का एसआई यूनिट होता है मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये माना जाता है कि जो 1 मिलीलीटर होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। इसका क्या मतलब है? मान लो हमारे पास एक कंटेनर है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई, हमारे पास एक बर्तन है छोटा सा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई 1 सेंटीमीटर है, यानी इस दिशा में भी 1 सेंटीमीटर है, इस दिशा में भी 1 सेंटीमीटर है, और इस दिशा में भी 1 सेंटीमीटर है, यानी तीनों डायमेंशन की जो वैल्यू है वो 1 सेंटीमीटर है। तो हमने उस कंटेनर को, बर्तन को पानी से भर दिया। पता उसमें कितना पानी आएगा? उसमें आएगा 1 मिलीलीटर। तो 1 मिलीलीटर क्या हुआ? 1 मिलीलीटर लिक्विड की वो अमाउंट हुई जो 1 सेंटीमीटर क्यूब के कंटेनर में आ जाती है, यानी जो ऐसे बर्तन में आ जाती है जिसके तीनों डायमेंशन 1 सेंटीमीटर के हैं, लंबाई, चौड़ाई और गहराई, ठीक है। ओके, तो यानी ये एक चीज़ मैथमेटिकली प्रूव्ड होती है कि 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें बेटा पता है कि जो 1 लीटर होता है वो बराबर होता है 1000 ml के, 1000 ml के, ठीक है। तो अब मिलीलीटर की जगह मैं क्या लिख दूंगा? सेंटीमीटर लिख दूंगा। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि जो 1 लीटर है वो बराबर है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। कितने? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन बेटा 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, लेकिन 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100। तो अब आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर हुए। तो जब आप कॉमन सेंस लगाओगे और कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि सर 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि मैंने कहा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। इसका मतलब 1 डेसीमीटर में क्या हो गए? 10 सेंटीमीटर हो गए। तो बेटा फिर 1 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या हुई? जब आप इसको इधर ले आओगे और इसको इधर ले जाओगे तो आप मुझे कैलकुलेट करके आराम से बता दोगे कि सर 10 सेंटीमीटर बराबर था 1 डेसीमीटर के, लेकिन सर आप पूछ रहे हो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू, तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू हो जाएगी सर 1/10 डेसीमीटर। तो ये जो 1 सेंटीमीटर है इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1/10 डेसीमीटर। ये मैंने 1/10 डेसीमीटर लिख दिया। ये क्यूब था तो इसका भी मैंने क्यूब कर दिया। अब जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो बेटा ये 1000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1000, एंड ये आ जाएगा डेसीमीटर की क्यूब। अब 1000 से 1000 कट जाएगा और मेरे पास रह जाएगा डेसीमीटर की क्यूब। तो इसका मतलब नेट मेरा रिजल्ट क्या आया? मेरा रिजल्ट आया 1 लीटर बराबर है 1 डेसीमीटर की क्यूब। ऐसी कैलकुलेशन एनसीईआरटी में दिखा रखी है, बच्चों के कई बार समझ में नहीं आती, दोबारा समझ लो। 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 लीटर में 1000 ml है, तो 1 मिलीलीटर हुआ 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, ये हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने बताया 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 1/10 डेसीमीटर के।
तो सेंटीमीटर की जगह मैंने 1/10 डेसीमीटर लिख लिया। फिर यहाँ पे क्यूब कर रखा था, यहाँ भी मैंने क्यूब कर दिया। तो ये क्यूब जब होगा ये 1000 बन जाएगा, ये 1000 है और डेसीमीटर की क्यूब बन जाएगा। ये 1000 से 1000 बन गया, कट गया तो डेसीमीटर क्यूब बच गया। तो यानी 1 लीटर किसके बराबर आ गया बेटा? 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर आ गया। इट मीन्स 1 लीटर लिक्विड का, यूँ कहें पानी का, वो अमाउंट होता है जो 1 डेसीमीटर के बर्तन 1 डेसीमीटर के क्यूब में आ सके। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml क्या था? 1 ml वो लिक्विड था, वो पानी था जो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले बर्तन में आ गया, यानी जिसके तीनों डायमेंशन 1 सेंटीमीटर थे बर्तन के, उसमें जितना पानी आया उसे 1 ml कहा। अब इस कैलकुलेशन से मुझे क्या पता चला कि एक मेरे पास कंटेनर है जिसका डायमेंशन है डेसीमीटर क्यूब, यानी उस कंटेनर की लंबाई, चौड़ाई और गहराई 1 डेसीमीटर है। डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है ना। तो एक मेरे पास बर्तन है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई 1 डेसीमीटर है, यानी ऐसे भी 1 डेसीमीटर है, ऐसे भी 1 डेसीमीटर है और ऐसे भी 1 डेसीमीटर है। मैंने उस बर्तन को पानी से भर दिया, पता उसमें कितना पानी आएगा? 1 लीटर। तो ये बात मैथमेटिकली प्रूव हो जाती है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। सो 1 लीटर इज अमाउंट ऑफ लिक्विड विच कैन बी कंटेन्ड बाय ए कंटेनर ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब, राइट। चलिए अब बेटा एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट आ जाता है। ये एसआई सिस्टम क्या है? ये 1875 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में। ये डिसाइड किया गया, एक बात देखो, तुम हमारे घर से दूध लेने आ जाओ और मैं तुम्हें दूध एक गिलास में दे दूं, और फिर मैं वो दूध के बदले तुम्हारे घर से दूध लेने जाऊं अगले दिन के, मेरे घर से तुम दूध लेके गए थे 1 गिलास, और आप मेरा जो दूध है वो रिटर्न करो। तो आपने क्या किया? जो गिलास है उसका साइज़ बदल दिया। मेरे से तो इतने बड़े गिलास में दूध लेके गए थे और आप खुद इतने बड़े गिलास में दूध ले आए, तो मेरे को नुकसान नहीं हो जाएगा? आपका पैमाना अलग है और मेरा पैमाना अलग है। इसलिए कॉन्फ्रेंस हुई 1875 में पेरिस में कि ये जो मेज़रमेंट होते हैं इनको फिक्स कर लेते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, ताकि आपस में जब व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो उसमें मेज़रमेंट को लेके प्रॉब्लम ना आए। इस वजह से यूनिट्स बनाए गए और ये यूनिट ऑल ओवर वर्ल्ड कांस्टेंट रहते हैं, इनका वैल्यू ऑल ओवर वर्ल्ड कांस्टेंट रहता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं 1 लीटर ऑयल मंगा रहा हूँ अमेरिका से और यहाँ से मैं 1 लीटर ऑयल भेज रहा हूँ अमेरिका में, लेकिन 1 लीटर उनका 1 लीटर का वैल्यू अलग और मेरे 1 लीटर का वैल्यू अलग है, तो ऐसे तो फिर हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो जो 1 लीटर है उसकी अमाउंट सेम है अमेरिका में भी और अपने इंडिया में भी। तो कहने का मतलब इस प्रकार से यूनिट को यूनिफॉर्म किया गया, फिक्स किया गया और 7 बेसिक यूनिट बनाई गई। तो जो 7 बेसिक यूनिट है उसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। तो एसआई सिस्टम का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो पेरिस कन्वेंशन के बाद बनाया गया था। पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई थी, कई सारे कंट्रीज़ ने उसमें भाग लिया था और उन्होंने कुछ बेसिक यूनिट बनाई थी, उसे हम एसआई यूनिट कहते हैं। और वो यूनिट ऑल ओवर वर्ल्ड, वो पैमाने, वो मेजरमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड लागू होते हैं। तो उन्होंने शुरू में 7 बेसिक यूनिट बनाई थी। वो 7 बेसिक यूनिट क्या थी? वो 7 बेसिक यूनिट थी लेंथ। तो कई बार क्वेश्चन आता है एसआई सिस्टम की 7 बेसिक यूनिट कौन सी है? तो 7 यूनिट आपको ध्यान रखनी है। लेंथ, जिसको मीटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मास, जिसका एसआई यूनिट किलोग्राम रखा गया। टाइम, जिसकी एसआई यूनिट सेकंड रखी गई। इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी एसआई यूनिट एम्पियर रखी गई। टेम्परेचर, टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन रखा गया और उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी एसआई यूनिट मोल रखी गई। तो मोल का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब पदार्थ की उतनी मात्रा जिसमें उस पदार्थ की उतनी मात्रा जिसमें उस पदार्थ के कितने कण हो? 6.023 इंटू 10⁻23 कण हो। तो एक पदार्थ के 6.023 10⁻23 कण अगर मौजूद हैं, उसे हम बोलेंगे कि ये सब्सटेंस, ये पदार्थ 1 मोल है। ओके, इसके बारे में और डिटेल में हम आगे जानेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बेटा जो चमक होती है, उसकी जो एसआई यूनिट है उसको रखा गया कैंडेला से। कई बार ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है एसआई यूनिट कौन सी है और एसआई यूनिट की वैल्यू क्या है,
किस चीज़ से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये एसआई यूनिट के नाम हैं, 7 एसआई यूनिट, 7 बेसिक एसआई यूनिट, ये इनके सिंबल्स हैं और ये एसआई यूनिट्स हैं। लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, राइट। अब आते हैं बेटा कुछ, मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले आपको बताया था एंगस्ट्रॉन, कहा 10 टू द पावर -10 मीटर। तो ये जो कैलकुलेशन है ये आपको पता होना चाहिए। तो केमिस्ट्री के लिए या फिजिक्स के लिए भी ये सब जरूरी होता है। तो 10 टू द पावर -1 का मतलब होता है बेटा डेसी, 10 टू द पावर -2 का मतलब होता है सेंटी। किसी चीज़ के सामने लिख दिया कि 200 सेंटीमीटर, तो 200 सेंटीमीटर, तो सेंटी का मतलब क्या हुआ 10 टू द पावर -2 मीटर, ऐसे कैलकुलेशन आ जाएगी। मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3 मिलीमीटर। मैंने कहा 1000 मिलीमीटर, तो मतलब क्या हो जाएगा 1000। मिली का मतलब हुआ 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 मीटर। इस प्रकार से 10 टू द पावर -6 इज इक्वल टू माइक्रो। मैंने कहा 1 माइक्रोमीटर, तो 1 माइक्रोमीटर का मतलब हो जाएगा 10 टू द पावर -6 मीटर। मैंने कहा 10,000 माइक्रोमीटर, तो 10,000 लिख के माइक्रोमीटर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो 10 टू द पावर -6 मीटर। नैनो, नैनो का मतलब होता है बच्चों 10 टू द पावर -9 मीटर। पीको, पीको का मतलब होता है 10 टू द पावर -12 मीटर। तो मैंने कहा 1 पिकोमीटर, तो 1 पिकोमीटर का मतलब क्या हुआ 10 टू द पावर -12 मीटर। तो एंगस्ट्रॉन कितने के बराबर था, एंगस्ट्रॉन था 1 × 10 टू द पावर -10 मीटर। तो बच्चों ये कुछ यूनिट हैं जो कि नेगेटिव वैल्यू के लिए हैं। अब ऐसी ही कुछ यूनिट पॉजिटिव वैल्यू के लिए हैं, जैसे कि डेका। डेका वर्ड का मीनिंग होता है 10 टू द पावर +1। 10 टू द पावर +1 के लिए हम डेका वर्ड यूज़ करते हैं। हेक्टो, 10 टू द पावर 2 को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम हेक्टो एज ए वर्ड, एज ए सफिक्स यूज करते हैं। 10 टू द पावर 3 किलो के लिए यूज किया जाता है। 10 टू द पावर 3 किलो के लिए यूज किया जाता है, जैसे किलोग्राम। तो किलोग्राम का मतलब क्या हुआ, अब बोलोगे सर किलोग्राम, किलो का मतलब क्या हुआ, किलो का मतलब हो गया 10 टू द पावर 3 और ग्राम का मतलब ग्राम। तो 10 टू द पावर 3 ग्राम यानी 1000 ग्राम बराबर किसके, किलोग्राम। ओके। मेगा, 10 टू द पावर 6 को मेगा कहते हैं, 10 टू द पावर -6 को माइक्रो कहते हैं, 10 टू द पावर +6 को मेगा कहते हैं, 10 टू द पावर +9 को गीगा कहते हैं, 10 टू द पावर +12 को टेरा कहते हैं। तो इट मीन्स ये जो वर्ड्स हैं डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ये जो नेगेटिव पावर वाली जो यूनिट्स होती हैं उसके लिए यूज किए जाते हैं। और ये जो वर्ड्स हैं डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, ये वर्ड्स पॉजिटिव पावर वाली यूनिट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो बेटा ये सारा जो बेसिक है ये आप अपनी कॉपी में लिख लेना, क्योंकि इस बेसिक के बिना हम चैप्टर में आगे मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे हमारे काम आएंगी। ओके मेरा बेटा। हेलो बच्चों अब हम बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर की। बच्चों मैटर की 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब बात आती है कि मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैस में एग्जिस्ट क्यों करता है, इसका क्या रीज़न है। तो बच्चों मैटर सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। जैसे अगर हम वाटर की बात करें, आप जो पानी पी रहे हो वो लिक्विड स्टेट है वाटर का। जो वाटर वेपर्स होते हैं वो गैसियस स्टेट है वाटर का, और जो बर्फ़ होती है वो सॉलिड स्टेट है वाटर का। तो इसी प्रकार से बहुत सारे मैटर होते हैं जो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब मैटर का स्टेट किस वजह से होता है, तो स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स की जो विशेषता होती है उस विशेषता के कारण मैटर की स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है। तो पार्टिकल की ये विशेषताएं मेन 3 विशेषताएं होती हैं जिसकी वजह से मैटर सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक जो है पार्टिकल की, एक कैरेक्टरिस्टिक है स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। जो पार्टिकल हैं उनके बीच में स्पेस कितना है, जगह कितना है।
अगर पार्टिकल के बीच में जगह मैक्सिमम है तो वो गैसियस स्टेट हो जाता है। पार्टिकल के बीच में जगह अगर बहुत कम है तो लिक्विड स्टेट हो जाता है, लेकिन पार्टिकल के बीच में जगह अगर बहुत 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 कम है तो सॉलिड स्टेट हो जाता है। तो यानी स्पेस बिटवीन पार्टिकल मैक्सिमम होगा किसमें? गैसियस स्टेट में। और ये स्पेस बिटवीन पार्टिकल नेग्लिजिबल होगा, ना के बराबर होगा किसमें? सॉलिड के अंदर। और ये स्पेस बिटवीन पार्टिकल बहुत कम होता है, वेरी स्मॉल होता है इन केस ऑफ लिक्विड। तो इसलिए हम लिक्विड को इन दोनों का इंटरमीडिएट मान सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो प्रॉपर्टी है जिसके कारण पार्टिकल का नेचर, स्टेट ऑफ मैटर जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकता है। तीसरा जो प्रॉपर्टी होता है बच्चों वो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। मैंने कहा था कि सेम टाइप के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको कोहेसन कहते हैं। तो जो कोहेसिव फोर्स है यानी पार्टिकल एक दूसरे से कितना जोर से बंधे हुए हैं वो डिसाइड करता है कि मैटर सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, राइट। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच में, जैसे ये सॉलिड है, ये मार्कर, जैसे ये बोर्ड सॉलिड है, आपका मोबाइल फोन सॉलिड है। तो कहने का मतलब सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है, वे पार्टिकल क्या है बेटा? इनको एटम और मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रोंग होता है, या जो कोहेसिव फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रोंग होता है। तो इट मीन्स स्ट्रोंगेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या स्ट्रोंगेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, स्ट्रोंगेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स। और इस इंटरमोलिकुलर फोर्स को मैंने क्या नाम दिया था? फोर्स ऑफ कोहेसन। सो स्ट्रोंगेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स इन सॉलिड। और ये इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है ये कम होता है, लेस इन लिक्विड। एंड जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है इट इज नेग्लिजिबल या इट इज वेरी लेस, इट इज नेग्लिजिबल और वेरी लेस इन गैस। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स किसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ? सॉलिड में। इसलिए सॉलिड को तोड़ना मुश्किल होता है। ये फोर्स लेस होता है लिक्विड के बीच में और ये फोर्स ना के बराबर होता है गैस के अंदर। तो तीसरा प्रॉपर्टी ये हो गया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच का वो भी डिसाइड करेगा कि जो मैटर है वो सॉलिड स्टेट है, लिक्विड है कि गैसियस स्टेट है। तीसरा जो प्रॉपर्टी है जो स्टेट डिटरमाइन करता है दैट इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जो पार्टिकल का मूवमेंट होता है ये मैक्सिमम होगा, रैंडम मूवमेंट देखने को मिलती है, जिग जैग मूवमेंट जिसको ब्राउनिनियन मोशन कहते हैं पार्टिकल की, गैस के अंदर और लिक्विड के अंदर। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम होगी किसमें? मैक्सिमम होगी गैस के अंदर। और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल लेस होती है लिक्विड के अंदर। और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल नेग्लिजिबल होती है सॉलिड के अंदर। तो कहने का मतलब जो जिगजैग मूवमेंट होता है पार्टिकल अपनी जगह से छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं वो गैस और लिक्विड में ही पॉसिबल होता है, बल्कि गैस में ज्यादा होता है और लिक्विड में भी होता है लेकिन कम। जब आप बोतल के अंदर पानी भरते हैं कैम्फर से तो आप देखना बोतल को जब आप देखोगे उसमें छोटे छोटे पार्टिकल आपको घूमते हुए दिखाई दे रहे होंगे। इट मीन्स पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो कंटिन्यूअस मूवमेंट हमने को देखने को मिलता है लिक्विड के अंदर और गैस के अंदर भी। जैसे गैस के केस में अगर आप दिवाली पे वो पटाखे जलाते हो, आजकल वो आते हैं, जैसे आप खोलते हो परफ्यूम सा निकलता है। वो जो परफ्यूम सा निकल रहा है वो क्या होता है? वो एक तरीके से हाई प्रेशर पे गैस स्टोर कर रखी है। जैसे आपने प्रेशर हटा दिया गैस बाहर की तरफ आ गई। तो अपने को पार्टिकल्स दिख रहे हैं। जो आप धुआं देखते हैं तो धुआं भी एक प्रकार का गैस है। तो आप पार्टिकल्स की मूवमेंट को आसानी से नोटिस कर सकते हो, राइट। अब ये नेग्लिजिबल होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल किसमें? सॉलिड में। बेटा जो ब्राउनिनियन मोशन होता है वो जिगजैग मूवमेंट होती है। तो जिगजैग मूवमेंट गैस के अंदर है, लिक्विड में है। सॉलिड में मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ना के बराबर होता है
और सॉलिड के अंदर रैंडम मूवमेंट नहीं होती, मॉलिक्यूल अपनी जगह से हल्का फुल्का खिसक सकते हैं, और बेटा उस खिसकने को हम बोलते हैं वाइब्रेशन। तो कहने का मतलब फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन गैस एंड लिक्विड, बट ओनली वाइब्रेशन इज पॉसिबल इन सॉलिड। तो बच्चों ये 3 प्रॉपर्टी होती हैं जिसके बेस पे मैटर के 3 स्टेट बन जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम 1 बाय 1 तीनों स्टेट के बारे में बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। ओके बेटा स्टेट ऑफ मैटर में अब हम बात करते हैं डिटेल से सॉलिड स्टेट के बारे में। तो सॉलिड स्टेट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं। बच्चों सॉलिड जो स्टेट होती है उसका एक फिक्स शेप होता है। जैसे कि मैं कहूँ मेरे पास ये जो डस्टर है इसका सॉलिड जो है स्टेट है ये, तो सॉलिड स्टेट में है ये मैटर, तो इसका फिक्स्ड शेप है। बोले फिक्स शेप सर कैसे है? ये देखो ये मैंने इसका शेप बना दिया, तो फिक्स्ड शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है। तो इसको मैं नीचे गिराता हूं, अगर ये नहीं टूटता है तो इसका शेप यही रहेगा। अब इसका यही शेप क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्रोंग इंटरमोलिकुलर फोर्स से जुड़े हुए हैं। पार्टिकल के बीच में इतना ज्यादा फोर्स है कि पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, यानी पार्टिकल की पोजीशन फिक्स है। तो सॉलिड के अंदर पार्टिकल की पोजीशन फिक्स होने के कारण, क्योंकि सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स मैक्सिमम होता है, इस वजह से सॉलिड का शेप फिक्स होता है। राइट? वो शेप ओवल हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, सर्कल हो सकता है, लेकिन एक पत्थर का टुकड़ा है वो एसिमेट्रिकल भी हो सकता है। बट एक टेढ़ा मेढ़ा पत्थर का टुकड़ा है वो एसिमेट्रिकल है, वो एसिमेट्रिकल ही रहेगा। तो कहने का मतलब एक जो सॉलिड होता है जब तक हम उसको डिस्टर्ब ना करें, जब तक हम उसको तरासे ना, तब तक उसका जो शेप होता है वो फिक्स रहता है। और फिक्स शेप होने का कारण है पार्टिकल की पोजीशन फिक्स होना। पार्टिकल की पोजीशन फिक्स होने का कारण है पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। पार्टिकल हल्का फुल्का वाइब्रेट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इसकी एक डिस्टिंक्ट यानी यूनिक बाउंड्री होती है। कोई भी सॉलिड को आप रखो, पेंसिल की हेल्प से उसकी शेप बना दोगे, उसकी बाउंड्री बना दोगे, जैसे हमने ये बाउंड्री बना दी। तो डिस्टिंक्ट यानी यूनिक बाउंड्री इसकी होती है। सॉलिड जो होता है वो किसी कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करता। अब मैंने एक बर्तन लिया, उस बर्तन में इस सॉलिड को डाल दिया, क्या इस सॉलिड ने बर्तन को पूरा भर दिया? नहीं, कुछ पार्ट को तो भर दिया, कुछ पार्ट जो है वो खाली रह गया। सॉलिड जो होता है इसका फिक्स वॉल्यूम होता है। हम मान लो इसका जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है। अब रेक्टेंगल का वॉल्यूम निकालने का जो भी फॉर्मूला है वो इस पे अप्लाई कर देंगे, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। मान लो सॉलिड का जो शेप है वो सर्किल है, तो सर्कल के वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला आप मैथमेटिक्स में सीखते हो उसको अप्लाई कर दो, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन अगर एसिमेट्रिकल है तो क्या करें? एसिमेट्रिकल है, मान लो पत्थर है, टेढ़ा मेढ़ा पत्थर है, उसका वॉल्यूम कैसे निकाले? उसकी तो कोई फिक्स मतलब फिक्स शेप तो है उसकी, और वो शेप क्या है? एसिमेट्रिकल शेप का है, तो उस पर अपन फॉर्मूला लगा नहीं सकते। क्या करें? एक और तरीका अप्लाई कर सकते हो। आप लिक्विड ले लो, एक बाल्टी पानी की ले लो, और उसमें जो पत्थर है उसको डाल दो। जैसे आप पत्थर को पानी में डालोगे तो कुछ पानी बाहर आएगा बाल्टी से, भरी हुई बाल्टी लेती है कंप्लीट, तो कंप्लीटली भरा हुआ बाल्टी आपने पानी का लिया और आपने क्या डाल दिया? आपने डाल दिया उसके अंदर पत्थर, तो वहां से क्या बाहर आएगा? पानी बाहर आएगा। ठीक है, तो फिर फॉर्मूला फिट करके उस पानी के अमाउंट को, उसके वॉल्यूम को चेक कर लो आप। वॉल्यूम को चेक करने के बाद आप जो एसिमेट्रिकल सॉलिड था उसका वॉल्यूम भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए फिक्स्ड मास इसका होता है। सही बात है, जो मास है वो फिक्स्ड है। एक बात ध्यान रखेंगे, किसी भी चीज का जो वेट होता है वो इक्वल होता है मास इंटू जी। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? एक फोर्स है। वो फोर्स जितनी मजबूती से पृथ्वी अर्थ चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है, उस फोर्स को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और अर्थ के ऊपर ये वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किसी चीज का अपने को वेट निकालना है तो उसका जो मास है
उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बोले सर वेट तो हम वेइंग मशीन से निकाल लेंगे, ठीक है निकाल लिया। ये जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, धरती पे 9.8 होती है, तो आप किसी भी ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास निकाल सकते हो। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो मास है ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये ऑलवेज फिक्स रहेगा। हां इसका वजन बदल सकता है क्योंकि m की वैल्यू हमेशा इसकी फिक्स रहेगी। अब g का वैल्यू धरती के ऊपर 9.8 है, मान लो चंद्रमा के ऊपर ये वैल्यू 2.8 है, तो मल्टीप्लाई 2.8 को हम m से करेंगे, ठीक है, तो उस केस में इसका वेट आ जाएगा। तो कहने का मतलब वेट बदल सकता है किसी चीज का। कहीं पे दूसरे प्लेनेट पे जाएंगे जी की वैल्यू बदल सकती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चंद्रमा पे अलग है, मून पे यानी अलग है और अर्थ पे अलग है, बट m की वैल्यू नहीं बदलेगी, इट इज ऑलवेज फिक्स। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मास होता है वो ऑलवेज फिक्स्ड होता है, और हम कह सकते हैं फाइनली कि जो सॉलिड है इसका जो मास है वो क्या है, फिक्स है, राइट। सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, टफ होते हैं, मजबूत होते हैं। क्यों होते हैं रिजिड? क्योंकि सॉलिड के अंदर पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो ज्यादा ऑर्डर में होता है। सो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, तो पार्टिकल का अरेंजमेंट जो है वो ऑर्डर्ड है, यानी क्रिस्टल्स की फॉर्म में बेहतर ढंग से। ऑर्डर्ड अरेंजमेंट का मतलब पार्टिकल्स जो है वो बेहतर ढंग से व्यवस्थित हैं, इसीलिए ये रिजिड हैं। मैंने कहा था कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है, तो पार्टिकल्स जो हैं दे आर वेरी क्लोज। तो पार्टिकल्स इतने ज्यादा क्लोज हैं तभी तो इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, या यूं कहें बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होने के कारण पार्टिकल बहुत पास पास में होते हैं। सो पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज। मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। नो फ्लूइडिटी, ये सॉलिड है, ये बह पड़ेगा क्या? बहेगा नहीं। फ्लूइडिटी का प्रॉपर्टी सिर्फ गैस में और लिक्विड में होता है, सॉलिड में फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती। डेंसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि मैक्सिमम डेंसिटी होती है एक स्टेट ऑफ मैटर में, जब वो मैटर सॉलिड स्टेट में होता है। ये डेंसिटी क्या होती है बच्चों? हम पढ़ते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम पता है, आपको मास पता है, तो आप डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। मास कैसे निकालेंगे? वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। आपने किसी चीज का वेट कर लिया, वेट करने के बाद आप जी की वैल्यू आपको पता ही है, तो m की वैल्यू आप आसानी से निकाल लोगे। तो मास की वैल्यू आप इस फॉर्मूला से निकाल लोगे, फिर मास की वैल्यू को आप ऊपर रख दोगे और जो वॉल्यूम है उसको यहां रख दोगे, डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो डेंसिटी का क्या फॉर्मूला बना? मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी दो चीजों पे निर्भर करेगी, तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मास के, जिस चीज का मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, बट जिस चीज का वॉल्यूम ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी कम होगी। एक फैक्टर तो ये, प्लस दूसरा फैक्टर इट ऑल्सो डिपेंड ऑन स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल के बीच में स्पेस ज्यादा है तो हमें पता है पार्टिकल के बीच में स्पेस ज्यादा होने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब अगर पार्टिकल के बीच में स्पेस ज्यादा है, पार्टिकल के बीच में अगर स्पेस ज्यादा है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी घट जाएगी, ऐसा कह सकते हैं। सॉलिड में पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है, तो इसीलिए सॉलिड की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, क्योंकि पार्टिकल डेंसली अरेंज्ड हैं। अब जैसे कोई मेरे सिर पे जो बाल हैं ये लेस डेंसली अरेंज्ड हैं, क्योंकि इनके बीच में स्पेस थोड़ा ज्यादा है। आपके सिर पे जो बाल हैं वो मोर डेंसली अरेंज्ड हैं, क्योंकि उनके बीच में जो स्पेस है वो कम है। तो समझे ना, डेंसिटी के दो मायने हो गए। तो एक तरीके से तो ये हो गया, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। किसी चीज का मास ज्यादा होगा डेंसिटी भी ज्यादा होगी, किसी चीज का वॉल्यूम ज्यादा होता है तो डेंसिटी कम होती है। पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत कम है, डेंसिटी ज्यादा होती है, राइट, ओके। फिर आ जाते हैं नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी। ये बेटा सॉलिड है, मैंने जोर लगा लिया, मैं इसको पिचका नहीं पा रहा, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो पार्टिकल और नजदीक कैसे आएंगे, क्योंकि वो तो पहले ही बहुत ज्यादा नजदीक है, तो यानी फोर्स लगाने से पार्टिकल ज्यादा नजदीक नहीं आएंगे। इसलिए कंप्रेसिबिलिटी जो होती है, कंप्रेस करने की ताकत सॉलिड के अंदर नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है। अब बात बच्चों करते हैं हम रबर बैंड क्या है।
रबड़ बैंड को ऐसे जोर लगाया, वो खिंच गया, जैसे हमने छोड़ा रबड़ बैंड फिर से अपनी पहली स्टेट में आ गया। तो फिर रबड़ बैंड क्या हुआ, उसकी तो शेप फिक्स नहीं है बेटा। रबड़ बैंड जो है उसको भी हम क्या मानेंगे, रबड़ बैंड को हम एक सॉलिड मानेंगे। बट इसके अंदर क्या है, एक ऐसा सॉलिड है जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। क्यों है फ्लेक्सिबिलिटी? ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर के कारण इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। जो ये रबड़ होता है, रबड़ पॉलीमर होता है, आइसोप्रीन एक केमिकल होता है उसका, तो रबड़ इज ए पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। तो रबड़ जो होता है वो क्या होता है, इट इज ए पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, आइसोप्रीन पॉलीमर है ये। और आइसोप्रीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस प्रकार से अरेंज होते हैं जिसकी वजह से रबड़ को हम खींच सकते हैं, उसको पुल कर सकते हैं, जिसकी वजह से रबड़ में फ्लेक्सिबिलिटी या यूं कहें रबड़ में इलास्टिसिटी होती है। तो रबड़ में जो इलास्टिसिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, तो रबड़ एक सॉलिड है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी होती है ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। तो इसके स्ट्रक्चर में ऐसी क्या चीज है, इसके स्ट्रक्चर में बेटा क्रॉस लिंकिंग होती है पॉलीमर की, क्रॉस लिंकिंग ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर क्या, जैसे आइसोप्रीन, तो आइसोप्रीन एक पॉलीमर है, यानी आइसोप्रीन की बहुत सारी यूनिट बार बार जुड़ने के बाद रबड़ बनाती है। तो पॉलीमर का मतलब होता है जिसमें एक यूनिट बार बार आती है। तो रबड़ एक पॉलीमर है, बहुलक है आइसोप्रीन का, लेकिन जो आइसोप्रीन की यूनिट आपस में जुड़ती हैं उनके बीच में पॉलीमर की क्रॉस लिंकिंग होती है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन थोड़ा सा बदल जाता है। लेकिन हम रबड़ को, रबड़ बैंड को अगर ऐसे खींचेंगे कि लिमिट तक ही हम खींच सकते हैं, क्योंकि उस टेंशन को, उस तनाव को लिमिट तक ही जो पॉलीमर्स हैं वो सहन कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन धीरे धीरे इतना वीक हो जाएगा और रबड़ बैंड टूट जाएगा। इट मीन्स जब हम रबड़ बैंड को ऐसे पुल कर रहे हैं तो पॉलीमर की क्रॉस लिंकिंग के कारण पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है और पार्टिकल के बीच में स्पेस ज्यादा हो जाता है जब हम रबड़ बैंड को ऐसे खींचते हैं। तो पार्टिकल के बीच में स्पेस ज्यादा हो जाता है जब हम रबड़ बैंड को खींचते हैं, बट पार्टिकल के बीच में एक रीजनेबल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन फिर भी रहता है। इसलिए जैसे हम फोर्स को हटाते हैं, जैसे हम रबड़ को छोड़ते हैं, फिर से रबड़ अपने पहले जितने साइज का हो जाता है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही इस प्रकार से बना है। पॉलीमर की क्रॉस लिंकिंग के कारण पार्टिकल एक बार तो थोड़ा दूर चले जाते हैं, फोर्स हटाते ही पार्टिकल फिर से पास आ जाते हैं, फिर फोर्स लगाया पार्टिकल फिर थोड़ा दूर चले जाते हैं, फोर्स हटाते फिर पास आ जाते हैं। लेकिन अगर फोर्स इतना लगा दें और पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, जो अट्रैक्शन है, वो ब्रेक डाउन हो जाए तो रबड़ भी टूट जाएगा। तो शेप ऑफ शुगर, हमें पता है कि सॉलिड का शेप फिक्स होता है। चाहे तुम सॉलिड को, इसको चाहे मैं बाल्टी में डालूं चाहे डब्बे में डालूं, इसका शेप यही रहेगा। बोले सर ऐसा तो नहीं है, अगर हम शुगर को, चीनी को एक कोनिकल शेप के, इस शेप के बर्तन में अगर हम चीनी को भर दें, चीनी को हम इस शेप के बर्तन में भर दें तो चीनी की ये शेप हो जाएगी। लेकिन अगर हम चीनी को ऐसे सिलेंड्रिकल बर्तन में भर दें तो चीनी की ये शेप हो जाएगी। आप तो कह रहे थे कि जो सॉलिड होता है उसका शेप बदलता ही नहीं है, फिक्स होता है। तो फिर चीनी जो कि अलग अलग शेप के डब्बों में भरी हुई है तो उसका शेप कैसे बदल रहा है? बेटा चीनी जो होती है वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स की बनी होती है। मान लो ये चीनी का क्रिस्टल है छोटा सा, अब इस क्रिस्टल की शेप नहीं बदल रही, ये क्रिस्टल इकट्ठे हो रहे हैं और इकट्ठे होने के बाद आपको पूरा जो चीनी का डब्बा है उसकी शेप, या पूरा जो चीनी है उसकी शेप डब्बे जैसी दिखाई देती है, लेकिन एक क्रिस्टल का इंडिविजुअल शेप नहीं बदल रहा। तो इंडिविजुअल शुगर का जो क्रिस्टल है, इंडिविजुअली सोल्ट का जो क्रिस्टल है, वो एक सॉलिड है। और बहुत सारे क्रिस्टल मिलके नमक आपका सोल्ट बनाते हैं, कॉमन सोल्ट बनाते हैं। बहुत सारे शुगर के क्रिस्टल्स मिलके आपका शुगर या चीनी बनाते हैं। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो सॉलिड नहीं है, वो सॉलिड ही है। वहां पे हमें एक क्रिस्टल को कंसीडर करना होता है, ना कि सारे क्रिस्टल्स को। ओके, तो इंडिविजुअल क्रिस्टल को जब हम स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे कि ये भी क्या है, सॉलिड है, बिकॉज ईच क्रिस्टल इज सॉलिड, ईच क्रिस्टल इज सॉलिड। तो हर एक क्रिस्टल सॉलिड है। तो बात आती कि स्पंज क्या है। तो स्पंज क्या, स्पंज का रसगुल्ला आपने खाया होगा। बोले सर इतना बड़ा रसगुल्ला लेके आए थे स्पंज का, जैसे ही दबोचा छोटा सा हो गया,
उसमें से रस बाहर आ गया। सर आप तो कह रहे थे सॉलिड का शेप फिक्स होता है, ये स्पंज के रसगुल्ले का शेप पहले इतना था, जोर लगाया इतना रहेगा, ये क्या हुआ? बेटा जी अभी भी शेप फिक्स है। फर्क क्या है? स्पंज के रसगुल्ले के अंदर पार्टिकल के बीच में एयर स्पेस होते हैं और उस एयर स्पेस में रस भरा होता है, लिक्विड भरा होता है। जैसे आपने स्पंज के रसगुल्ले को कंप्रेस किया, वो एयर स्पेस खत्म हो गए और उसमें से जो रस था वो बाहर निकल गया। अब कंप्रेस करने के बाद जो स्पंज का रसगुल्ला बना है, अब वो एक सॉलिड है। पहले वो क्या था? पहले भी सॉलिड ही था, बट पहले था सॉलिड विद एयर स्पेस। अब क्या है? अब भी सॉलिड है, सॉलिड विदाउट एयर स्पेस। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या हुआ? तो स्पंज क्या है? स्पंज इज ए सॉलिड विद एयर स्पेस। ठीक है, तो अगर हम स्पंज के रसगुल्ले की बात करेंगे तो उस एयर स्पेस के अंदर क्या भरा है? उसके अंदर लिक्विड भरा है। कोई ऐसा स्पंज है जिसमें जैसे बच्चों की बॉल आती है स्पंज टाइप, उसमें लिक्विड नहीं भरा है, पार्टिकल के बीच में एयर भरी है। तो यानी कि जो सॉलिड है स्पंज जिसमें एयर स्पेस है, उस एयर स्पेस में लिक्विड भी भरा हो सकता है और उसमें एयर भी भरी हो सकती है। तो बच्चों ये सारी बातें थी सॉलिड एज ए स्टेट ऑफ मैटर को समझने से रिलेटेड। ओके बेटा।